चलो वेलकम बैक। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कल के लेक्चर में हमने ये समझा कि क्यों जरूरत महसूस होगी इंडिया में भी कि हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जिनको आज की डेट में आईएफआरएस कहलाया जाता है वो फॉलो हो जाए। क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी बनी है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे सेटअप है, हमारी कंपनीज बाहर सेटअप है। तो बहुत, आप समझ लो अगर एक कंपनी 10 कंट्रीज में है तो क्या वो फिर 10 कंट्रीज के हिसाब से अपने बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले। तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए कि लगा कि ग्लोबली क्या होना चाहिए, एक ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड हो, जिसके लिए देयर इज दिस इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, एंड दैट वर्क्स अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फाउंडेशन, आईएफआरएस फाउंडेशन के अंडर। जैसे आईसीए के अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, वैसे ही आईएफआरएस फाउंडेशन के अंडर में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ये आईएफआरएस बनाता है। और यूरोपियन कंट्रीज में देखो, वहां पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको आईएफआरएस के हिसाब कंप्लाइंट बैलेंस शीट बनानी है। बट इंडिया की जब बात आई तो इंडिया डिसाइडेड कि हमारी इकोनॉमी अभी, हमारी इंडस्ट्री अभी उस लिए तैयार नहीं है कि वो आईएफआरएस को एज इट इज फॉलो कर ले। बट सिंस नीड वाज देयर, so they decided कि we will convert the IFRS and they brought Indian version of IFRS। तो IFRS का मोटा मोटी लगा, जहां पे लगा कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मॉडिफाई करना है, वहां पे कुछ का आउट्स लाए और कुछ का इन्स लाए। का आउट मतलब कोई एक्सेप्शन निकाली आईएफआरएस से, का इन का मतलब कुछ एडिशनल चीज मांगी तो आईएफआरएस में नहीं थी, बट इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से वो जरूरत महसूस हो गई थी उस चीज की। ठीक है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जो कंसेप्चुअल लेवल पे आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। बट अब हम थोड़ा आज के सेशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या नॉलेज एडिशनल आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मैं मटेरियल लिया हूं वो है सीए इंटरमीडिएट का जो अकाउंटेंसी है उसका एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इससे हमें कवर हो जाएगा। फाइनल तक मुझे लगता है हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम पहले बाकी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इस हिसाब से अगर हमें लगा कि फिर टाइम बचा तो फिर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। बट 4 मंथ्स इतना ज्यादा सिलेबस तो मुझे अपेरेंटली फील नहीं आ रहा कि इससे भी ज्यादा हमें डेप्थ हो जाएगा। फाउंडेशन वाला, सीए फाउंडेशन वाला मैंने आपको करा दिया कल तक, आज मैं सीए इंटरमीडिएट का थोड़ा करा दूंगा। और फाइनल लेवल का हमें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिए 10+2 लेक्चरर के लिए। चलो, इसमें से बहुत हद तक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, कुछ चीजें अगर यहाँ पे होंगी तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था। इनफैक्ट इस पे हम दोबारा इसमें लाएंगे बिकॉज अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को लेकर मैंने आपको 10+2 कॉमर्स लेक्चर के लिए नहीं पढ़ाया अभी। बट 11th के लिए मैंने ऑलरेडी वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। अगर आप लोग आज ही सेशन के बाद बताओगे कि सर हम वो अकाउंटिंग कंसेप्ट दोबारा से पढ़ेंगे, तो कल का लेक्चर हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट करेगा। बट ये हमने अभी तक समझा कि जो गैप्स होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है कि जो यूनिवर्सली फॉलो हो जाता है। इसी के बेसिस पे हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। बट इंटरनेशनल लेवल पे जब यही चीज बना दी गई तो उसका नाम रखा आईएफआरएस। और इंडिया में इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की जिम्मेदारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड को है। वो बना देता है, एमसीए को दे दिया, एमसीए नोटिफाई कर लेती है। बट एमसीए ने भी बीच में एक और अथॉरिटी रखी है, उसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आई गेस आपको ये स्क्रीन दिख रही है। तो आपको अगर नोट करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ये किसके अंडर आता है? आईसीए के अंडर आता है। और एक कब बना दिया गया था? 1977 में। ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट नोट कर सकते हो। तो आप लोग साइड में नोट्स बनाना भी स्टार्ट करो। तो आप लिखोगे इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये आईसीए के अंडर आता है और ये बना दिया गया था 1977 में। प्रोसेस आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ये कल आपको बता दिया था। और कंपनीज एक्ट बता देगा कंपनीज को कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे इंडिया में इशू हुए उनको फॉलो करना है। इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है जो भी कंपनीज इंपोर्ट इन इंडिया है दे हैव टू मैंडेटरी फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस केस में। ठीक है। और आज के डेट में हमने देखा वो क्या है कि इन डेज ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल लिस्टेड एनबीएफसी को और उन अनलिस्टेड
कंपनीज को या उन अनलिस्टेड एनबीएफसी को जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इंडियस फॉलो कर दे। बाकी जो बची कंपनीज, उनके लिए मैंडेटरी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीए ने नोटिफाई कर लिए है थ्रू एमसीए, आईसीए ने बनाए और एमसीए ने नोटिफाई करते हैं, वो उनको फॉलो करने हैं। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आपको पता चला तीन चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी चाहिए। एक हो गए एएस, दूसरे हो गए इंड एएस, तीसरे हो गए आईएफआरएस। ये भी हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया किन के लिए एप्लीकेबल है, हमने अभी देख लिया, ऑल लिस्टेड कंपनीज को और उन अनलिस्टेड का जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। बाकी जो सब बचे उनके लिए एएस एप्लीकेबल है। ये एएस कितने हैं आज की डेट में, दे आर 27। कितने हैं, 27 है। तो क्या एएस6 जो था डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंटिंग, क्या वो आज की डेट में है, द आंसर इज नो। एएस6 होता था पहले डेप्रिसिएशन पे, एएस10 होता था फिक्स्ड एसेट पे। फिर जाके क्या किया, इन दोनों एएस को मर्ज कर दिए, एक ही एएस बना दिया, एएस10, और उसका नाम रखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो आपको ये नाम अगर कोशिश करोगे थोड़ा सा याद रखने की, एएस10 जो है उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पहले फिक्स्ड एसेट की कहानी अलग होती थी एएस10 में, और उसके लेके डेप्रिसिएशन अलग होती थी। फिर बोला यार डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड एसेट को लेके होती है, क्यों ना इसको मर्ज करके एक ही स्टैंडर्ड बना दे। तो वहां पे स्टैंडर्ड के बारे में हम बता देंगे, स्टैंडर्ड की रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बोला कि डेप्रिसिएटरी वैल्यू पे रख दो, तो उसमें डेप्रिसिएशन की कहानी भी घुसा दी, तो अलग से एएस रखने की जरूरत नहीं है। तो एएस6 खत्म हो गया। एएस10 पहले होता था अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी खत्म हो गया, बिकॉज इसकी जगह हमने एक नया एएस लाया, 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के लिए आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए एएस 26 है जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है दोस्तों, आपका नंबर डाल दो, कैसे वहाँ डाल दो, वहाँ से फायदा नहीं है उन्हें, वहाँ क्या चक्कर है हरा, वो बोरा है। ठीक है दोस्तों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जस्ट उनको गो थ्रू करना है। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बट स्टिल अगर हल्का फुल्का सा देख लेंगे तो एस1 जो होता है दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है जहां आप मल्टीपल पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल पॉलिसीज है तो आप अपने हिसाब से कोई एक फॉलो करोगे। अब आपने कौन सी फॉलो कर दी है ताकि स्टेक होल्डर्स को पता चले कि इन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो कर दी और वो डिसीजन ले रही, उसके लिए एस1 बोलता है कि जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर दी है उनको आप डिस्क्लोज करोगे। एस2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को आपको कैसे वैल्यू करना है, FIFO मेथड, LIFO मेथड, स्टैंडर्ड। बाकी कॉस्टिंग निकालने के लिए इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या आएगा। जैसे कल हमने देखा कि एसेट्स की कॉस्ट में अगर क्वालिफाइंग एसेट है, एक साल से ज्यादा टाइम उसको लग रहा है बनाने में, तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। तो क्या मैं, अगर मैंने लोन लिया है स्टॉक लेने के लिए, सीसी लिमिट लिया, उसका इंटरेस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, दैट ऑल इज डेल्ट बाय एस2। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है उसके लिए एस3 है। एस4 है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को था, 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट डेट है, 31 को बैलेंस शीट डेट है, बट क्या बैलेंस शीट आप उस दिन बनाते हो, नहीं सर, अप्रैल के बाद हम टाइम लगता है बैलेंस शीट बनाने में। तो अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके सपोज जिस दिन बैलेंस शीट साइन होगी, वो सपोज 31 मई को साइन होगी, इन 2 महीनों में अगर कुछ दुर्घटना होती है उसको बोलते हैं इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो क्या उनको मुझे एडजस्ट करना है 31 की डेट में, तो वो सब चीजें जो है वो एस4 होता है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता उस डिटेल में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर उस डिटेल में भी गए तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ते पढ़ते ही पूरा कहानी होता है। ठीक है, तो बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। एस5 नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंट पॉलिसीज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपने चेंज कर दिया, उनको आपने कैसे रिफ्लेक्ट कर देना है, रेट्रोस्पेक्टली करना है, प्रोस्पेक्टली करना है। प्रायर पीरियड आइटम्स, जो प्रायर पीरियड में कोई चीज छूट गई, हमें पता चला यार लास्ट ईयर जो है एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना भूल के, लास्ट ईयर जो है कुछ गलती हो गई थी, इस साल पता चला, उसको प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। अब उसको इस साल कैसे दिखा देंगे, पीएनएल में अलग से दिखा देंगे कि उस पिछले साल इस साल के खर्चों में डालेंगे, दैट हैज बीन डेल्ट बाय एस5। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वहां की जो कंपनीज होगी वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, वहां का रेवेन्यू कैसे करें। आप समझ लो एक कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला है कि वो हाईवे बना रही है,
वो हाईवे बना रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक? वो हाईवे बना रही है जम्मू से लेके कश्मीर तक। इस हाईवे को पूरा बनाने में उनको 10 साल लग सकते हैं। तो क्या 10 साल तक वो अपना कोई रेवेन्यू नहीं लगाएंगे? बिकॉज उनको क्या होगा, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है पूरा कि आपको हाईवे बनाना है। तो क्या वेट करेंगे वो जब तक एक हाईवे पूरा नहीं बनेगा, तब तक वो अपना रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, सेल बुक नहीं करेंगे? वो सब चीजें डिसाइड होती है। उसके लिए गाइडेंस जो दे रहा है कि कोई इंसान तो बोल सकता है कि अब भाई अभी मैं रेवेन्यू क्यों बुक करूंगा, अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर दिया। तो AS7 उसमें गाइड करता है। दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे? चाहे आपका सेल ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ सर्विस हो। सपोज मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और ट्यूशन पढ़ाते हुए मैंने ये रखा कि आपके इस कोर्स की फीस 20,000 रुपये नहीं है, इसको अलग से क्लिप नहीं बनाना, कोई फिर मुझे बदनाम करेगा कि देखो ये फीस लेते हैं, हम कोई फीस नहीं लेते। मैं एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं आपका एक कोर्स लूंगा और आपसे 20,000 रुपये फीस लूंगा, और हमारा बैच स्टार्ट हो गया 1 मार्च को, और मैंने आपको बोला सारा एडवांस देना है, तो आप लोगों ने सारा एडवांस दे दिया, तो क्या मैं उसी साल में, अगर मैंने आपसे 1 मार्च को फीस ले ली, और ये कोर्स हमारा 4 महीने चलेगा, मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून तक चलेगा, तो उस साल में 1 महीना हो गया, और इस साल के 3 महीने हो गए, और मैं आप लोगों ने पूरी 20,000 फीस दे दी। क्या मैं पूरा 20,000 का फीस इसी साल में रिकॉग्नाइज करूं, कि मैं प्रपोर्शनल रिकॉग्नाइज करूं, कि मैंने जो मार्च में पढ़ाया उतना ही करूंगा, बाकी 3 मंथ का फीस जो है वो 15,000 इस साल में करूंगा? कौन गाइड करेगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एएस जो है, AS9। और भी फिर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन होती है, वो सब इसमें आ जाता है। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम बोलते हैं। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो चेंज होगी, उसका इंपैक्ट क्या है? अगर आपकी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होती है, फॉरेन ऑपरेशन है आपके, जैसे मैंने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया, अब बैलेंस शीट डेट पे मुझे कुछ लाइबिलिटी है फॉरेन करेंसी में, तो क्या मुझे इसको रीइंस्टेट करता है? जब मैंने परचेज किया था तब एक्स एक्सचेंज रेट था, आज की डेट में एक्सचेंज रेट वाई है, मुझे तो वाई से पेमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है जेड से पेमेंट करना पड़ेगा। आज जो एक्सचेंज रेट है इसमें जो लॉस गेन होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन बताएगा? AS11। 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स मिल गई, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और AS10 को लेके इट वाज दिस थिंग, जब मैं इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू था, तो उस वक्त जो जिनने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने AS12 के बारे में नहीं बोला था, बट इंडिया में जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रांट था उसके बारे में मुझसे पूछा था। एंड वाज लाइक दैट ओनली, कि अगर हमारी कंपनी को गवर्नमेंट बोलता है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा दो, तो हम आपको सब्सिडी देंगे, और सब्सिडाइज लोन को क्या करना है, ट्रीट करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसको ग्रांट ट्रीट करना है। तो उस ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे होगी, वो डील करता है AS12। AS13 इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो उनको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में? लगने को बहुत सिंपल होता है। आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आप इसे कल मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था आप लोगों को। AS13 में एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक शेयर परचेज कर दिया, शेयर परचेज किया आपने 1 अप्रैल को 15,000 में, और इस मतलब 5-10 जितने भी शेयर परचेस किए 15,000 में, और 1 अप्रैल को आपने परचेस किया, और 15 अप्रैल को आपको डिविडेंड मिला 2,000 रुपया। तो अब आपने तो ये 15,000 में रिकॉर्ड किया था, तो ये 2,000 का डिविडेंड को आप क्या लोगे, इनकम लोगे कि कॉस्ट में से लेस करोगे? तो हमें बताया जाता है कि अगर आपने शेयर को खरीदा था उस वक्त तो पता था ना कि भाई अब इस ये शेयर में तो डिविडेंड मिलने वाला है, तो बाद में जब डिविडेंड मिला तो वो आप कॉस्ट से लेस करोगे। हमारे इस तरह हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने गाय लाई और गाय प्रेग्नेंट है, और बाद में जब उसने बच्चा जना, तो आप क्या करोगे? जब वो गाय प्रेग्नेंट होगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी कॉरस्पॉन्डिंग गाय जो प्रेग्नेंट नहीं है, बिकॉज उसके अंदर बच्चा है जिसकी एक वैल्यू है। बाद में जब बच्चा आ जाएगा इस दुनिया में, तो आप क्या बोलोगे? उस बच्चे को अगर आप बेचोगे, वहां से जो पैसा आया, तो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे? ये गाय मुझे कितने में पड़ी? द कॉस्ट ऑफ द गाय माइनस जो आपने बच्चा इससे बेच दिया, डिफरेंशियल आपकी कॉस्ट है। तो अगर मैंने यहाँ पे 15,000 में परचेज कर दिया था, और बाद में कुछ टाइम में आपको डिविडेंड मिला, जबकि आपको जब आप बेच रहे थे और जब आप खरीद रहे थे और जो बेच रहा था, दोनों बंदों को पता था कि भाई इस शेयर को आप डिविडेंड मिलना है, बिकॉज 1 साल हो गया, उस साल के प्रॉफिट का डिविडेंड तो आ जाएगा। तो बेचने वाला भी महंगा बेचता है, खरीदने वाला भी महंगा बेचता है, बिकॉज उनको पता है इसके डिविडेंड मिलता है। अब जो वो डिविडेंड मिलेगा तो वो डिविडेंड इनकम नहीं है, वो कॉस्ट से लेस करना है। ये इतनी सारी इंट्रिकेसीज, और भी ऐसी इंट्रिकेसीज जो होती है उनके ऊपर जो गाइडेंस देता है, दैट AS13। AS14 एमलगेमेशन है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा एक एमलगेमेशन को लेकर पूरा टॉपिक ही है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आप एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हो, आप एम्प्लॉयज को बोनस देते हो, अर्नड लीव देते हो, डिफाइड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, रिटायरमेंट प्लान होते हैं, ग्रेचुइटी होती है, पेंशन होती है, उन सब की अकाउंटिंग कैसे करोगे? आपको पता होगा एम्प्लॉय जब रिटायर होगा, आप अल्लाह के फजल से
आप लोग अभी कॉमर्स के लेक्चर बनोगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपको पता है कि दिस कंसेप्ट ऑफ ग्रेजुएटी आपको मिलेगी रिटायरमेंट के वगैरह, तो क्या एम्प्लॉयर उस ग्रेजुएटी को वेट करेगा जिस साल एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा उस साल ग्रेजुएटी मिलेगा, तब उसको खर्चा मांगेगा? ये बोलेगा कि ये इतने सालों का जो ग्रेजुएटी है, वो जो ग्रेजुएटी रिटायरमेंट में दिया जाए, वो तो उसका खर्चा जो है इन सालों में जाना चाहिए एज मैचिंग कंसेप्ट। तो कैसे निकालेंगे उस चीज को? तो वो बोलता है AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। बोरोइंग कॉस्ट, जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, लोन लिया आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो वो उसको भी कैपिटलाइज करना है, किसको इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज करना है, इंटरेस्ट को कब कैपिटलाइज नहीं करना है, वो सब चीजें A16 बोरोइंग कॉस्ट होता है। सेगमेंट रिपोर्ट, अगर आपके डिफरेंट सेगमेंट्स है तो कुछ कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, उनको सेगमेंट के हिसाब से भी अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे इंडियन ऑयल है, हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग मैंडेटरी हमारे लिए, तो हम बोलते हैं कि हमारा पेट्रोलियम बिजनेस एक सेगमेंट है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस दूसरा सेगमेंट है, ऑल्टरनेट एनर्जी हमारा दूसरा सेगमेंट है, रिलायंस का ले लो, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल एक सेगमेंट है, FMCG दूसरा सेगमेंट है, टेली कम्युनिकेशन तीसरा सेगमेंट है, पावर चौथा सेगमेंट है। वो सेगमेंट वाइज भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनको पता लगे कि इनका जो सेगमेंट वाइज वो कैसा चल रहा है। कोई ऐसा सेगमेंट तो नहीं है कि जिससे लॉस हो रहा है, ताकि वो बता दे कंपनी को यार इस सेगमेंट से तो आपको फायदा आ ही नहीं रहा तो तुम चला रहे हो। वो तभी पता चलेगा सेगमेंट वाइज आप डिटेल्स बता दोगे, ताकि जो स्टेक होल्डर वो डिसीजन ले ले कि भाई कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कि एक सेगमेंट ऐसे रखा है जहां से ये लोग लॉसेस कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड जो कॉर्पोरेट्स में होते, रिलेटेड पार्टीज को लेके होते, अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, वो सबके लिए जरूरत होती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो अपेरेंटली दिखा दी जाए, ताकि ये पता चल जाए। ऐसा ना हो कि डायरेक्टर लोग जो है जिन पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को चलाने की, पता चल रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अपने स्पाउस को कंपनी में रखा है और उसको पैसा दे रहा है, अपने बच्चों को कंपनी में लगा दिया। ये फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए जरूरी भी है कि जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है, डायरेक्टर है, उसके जितने भी रिलेटिव्स है, वो सब उसके रिलेटेड पार्टीज है, तो उनके बारे में जितना भी आप इस कंपनी ने उनको कोई खर्चा कर दिया, उनको कोई पेमेंट कर दी, वो सब आपको डिस्क्लोज करने, ताकि शेयर होल्डर्स को सारी चीजें पता चले। लीजेस को लेके, अगर आपने लीजेस ली है, लीजेस दी है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, AS 19 बोलेगा। अर्निंग पर शेयर, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है कि हर शेयर की कॉरस्पॉन्डिंग आपने कितना पैसा कमाया। और अगर आपके JVs है, सब्सिडरीज है, उनका कंसोलिडेशन, या मैं डिटेल में करना है, ये मैं करा दूंगा। टैक्सेस ऑन इनकम, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इस तरह से बाकी सब चीजें, डिसकाउंट ऑपरेशंस, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट को अगर इंपेयर करना है, कब इंपेयर करना है, कैश जनरेशन यूनिट क्या होता है, इंपेयरमेंट करोगे तो लॉस किससे राइट ऑफ करोगे, बाद में पोजीशन ठीक हो जाए तो क्या करोगे, दिस वाज इंटेल्ड बाय AS 28। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस एंड कंटीजेंट एसेट्स, दैट्स बीन इंटेल्ड बाय AS 29। आपको मोटा मोटी याद रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा AS क्या बोलता है, ठीक है। ये आपको रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। कन्वर्जेंस का मैंने आपको कल बता दिया था क्या रीजन है। कल आपको मैंने बताया था कि पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी होती थी, ISC, उन्होंने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे, उनका नाम रखा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जब IFRS बोर्ड बना दिया गया, IFRS फाउंडेशन बना दिया गया, अब उन्होंने IFRS बोर्ड बना दिया, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। उसने जो ये इशू किए स्टैंडर्ड्स, उनका नाम रखा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद IFRS के कंप्लाइंट होने के लिए आपके पास दो तरीके, या तो आप अडॉप्ट करो या कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडिया ने क्या किया, जल्दी बताओ, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? कन्वर्ज। इंडिया ने कन्वर्ट कर दिया। एडॉप्ट का मतलब क्या था, एज इट इज लेते। कन्वर्ट का मतलब क्या था कि आपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया। का मतलब क्या होता है कि इन अगर IFRS में कोई ऐसी चीज दी थी जो हमें लगा था कि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से स्टेबल नहीं, हमने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया, और ताकि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से। और कई अगर हमने एडिशनल चीजें कुछ डाली जो IFRS में नहीं थी, बट हमें लगा इकोनॉमी के, हमारी इकोनॉमी से ये चीजें भी बतानी पड़ेगी, सही नीचे फट पे जैसा, तो हमने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगे, तो उनको बोलते हैं काव इन, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको बता दिया था कल ये बात कि पहले क्या होते थे, IAS होते थे, IAS 1, IAS 2, IAS 3, जो IASC ने इशू कर दी थी। IAS 1 क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बट IAS 1 क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस में।
AS2 क्या था, इन्वेंट्रीज, यहाँ पे भी IS2 क्या है, इन्वेंट्रीज। बट हमने जब इंडेस बनाया तो हमने IS1 को नाम किया इंडेस 1, IS2 को नाम किया इंडेस 2, IS7 को नाम किया इंडेस 7। तो बट यहाँ पे नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल जो बना रहे हैं वो थोड़ी देखेंगे यार इंडिया वालों ने ना AS3 रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का IS3 रखेंगे, नहीं, रादर हमें ही चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या रखा था, IS7 था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमने क्या किया, IS7 की जगह इंडेस 7 किया। और AS कौन सा है हमारा, AS3 है। इस तरह से उनका उनका है IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर्स, तो हमने क्या नाम रखा, इंडेस 8। इसका कॉरस्पॉन्डिंग AS कौन सा है, AS5। तो नॉमेनक्लेचर है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इसका नाम है, हमने क्या नाम रखा है, हमने भी यही नाम रखा, बट उसको नाम रखा इंडेस 10। ये IS10 था, हमने इंडेस 10 किया। इसी तरह से ये डिफरेंट है, इसका कॉरस्पॉन्ड ये दिया है, इसका AS कौन है, ये मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, ताकि जिसमें अगर किसी को याद भी रखना है तो याद रख ले, हालांकि याद ये सब रखने की जरूरत नहीं है। अब हो गया ये IS। अब उसके बाद जब IFRS बन गया तो IFRS स्टार्ट हो गया, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 1 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियस, ठीक है। तो हमने इसका नाम क्या दिया, I101। अभी IFRS 1, IS1 जो था वो इंडेस 1 2 3 4 जैसे जो हो गया 41 तक। IFRS 1 के लिए अब क्या करेंगे, 101 102, ताकि नॉर्मल क्लियर सेम रहे। तो ये क्यों कर दिया हमने, हम अपने हिसाब से इंडेस बना रहे तो नॉर्मल क्लियर कुछ भी दे सकते हैं, ये इसलिए किया कि कल तो यूं ही हम बोलेंगे अपनी इकोनॉमी को कि अब IFRS फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये दिक्कत ना हो जाए IFRS 1 क्या है IFRS 2 है, तो उनको जल्दी पता, जहां पे 100 सीरीज में था वो IFRS वाले थे, और जहां पे नॉर्मल सीरीज में थे वो IAS वाले थे। नॉट IAS वो वाला इंडियन क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस तरह से ये देखो IS 41 तक इश्यू हो गए थे, एग्रीकल्चर को लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। भाई आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो AS बना दिया, अब मुझे बता कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चर में डील करती है, लाइव स्टॉक में डील करती है, लाइव स्टॉक के लिए कोई किसी का शीप फार्म है, वो एग्रीकल्चर में डेयरी फार्म है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो है नहीं, उनके लिए अलग से इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो इंडिया में नॉर्मल एरियाज में था ही नहीं कहीं। वो बोलते यार इसकी क्या अकाउंटिंग करनी, गाय की क्या अकाउंटिंग करनी है, बोला नहीं यार आपके पास भेड़ बकरियां ये सब है, इनकी भी अकाउंटिंग करनी है, तो निकालो ना हर साल इनकी फेयर वैल्यूएशन निकालो, आप इनको रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक में। हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसर्ट होता था, वो बोलते जितने में गाय खरीदी उतने में रख लो। अरे यार गाय की वैल्यू तो बढ़ती है, कल को बजरा भी आ जाएगा तो वैल्यू तो और बढ़ती है। तो हम इंडिया में क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट में जितने में थे उतने में दिखा दो, जब मरेगी उसको हटा देना। तो बोला नहीं, दिस इज नॉट द फेयर वैल्यूएशन। भाई आपने आज छोटे से शीप लाए 1000 2000 के, 2 साल बाद तो 15 20 हजार रुपए के हो जाएंगे, तो आपको 1000 रुपए दिखा रहे हो, क्योंकि हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस थी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे थे। तो आईएस केम दिस IFRS केम विद द कांसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यूएशन, यानी ऐसी चीजें जिनको आपको फेयर वैल्यू में दिखाना चाहिए, तभी तो ट्रू पिक्चर ऑफ बैलेंस शीट पता चाहिए। आपने एक जमीन खरीदी थी 5 लाख की, आज से 10 साल पहले 5 लाख की खरीदी, आप बैलेंस शीट में उसको 5 लाख में दिखा दो, इट वाज दिस कांसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोले पार्ट में जाए तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कांसेप्ट। भाई लैंड अगर आज 5 लाख की जगह 50 लाख वैल्यू हो तो बैलेंस शीट में 50 लाख में दिखनी चाहिए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज सही, बट आपकी ट्रू पिक्चर तो दिखनी चाहिए ना कि भाई आपके पास लैंड 50 लाख की है, आप उसको अभी भी 5 लाख में दिखा रहे हो, ये तो गलत प्रैक्टिस हो रही है फॉलो। तो ये लिमिटेशन थी इसमें, जिनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने टेक केयर कर दिया। तो ये कंसेप्ट ही नहीं था एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे भी इस चीज को लाया गया, ठीक है। और रोड मैप और इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया था कि फेज 1 में क्या हो गया। कम तो 1 अप्रैल 2015 से कंपनीज एक्ट ने बोला, MC ने बोला यार हमने इंडेक्स बनाए हैं, जिसको फॉलो करना है करो, जिसको नहीं फॉलो करना है तो मत करो। 1 अप्रैल 2016 से बोला कि एवरी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है और उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है तो उसको मैंडेटरी हो गया। अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है उसके लिए मैंडेटरी होगा, और इन सब की अगर पेरेंट है, सब्सिडरी है, एसोसिएट JV है, उनको मैंडेटरी। अच्छा मुझे जस्ट बता दो, सिंस यू आर ये हमें आगे भी हेल्प करेगा। आई जस्ट वांट टू नो, अगर किसी को ये सब के बारे में पता है, पेरेंट क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है, JV क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी। पेरेंट का दूसरा नाम है होल्डिंग कंपनी, कोई अनम्यूट करके बता सकता है, टाइप मत करो जल्दी बताओ। हम्म,
क्लास चल रहा है इसलिए डिस्टर्ब मत। क्या बोल रहे हैं आप? दूसरा- मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही है। कोई अनम्यूट कर ले। चलो, सबका नाम नहीं पता है, किसी एक का भी अगर पता है तो अनम्यूट करके बता दीजिएगा। पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, जेवी, किसी एक का बता दो। किसी का नहीं पता है? चलो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को पता है, बट आप बोलते हैं था उनको समझ, ठीक है। देयर इज दिस कंपनी। मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूं, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो मैं हूं एज ए कंपनी आईओसीएल। मैंने क्या किया, एक कंपनी है सीपीसीएल, ये दूसरी कंपनी है। इस कंपनी के इस कंपनी के 100% शेयर जो है वो मेरे हैं। इस कंपनी के 100% शेयर्स मेरे हैं, उनका शेयर होल्डर मैं ही हूं। तो ये कंपनी जो है, ये कहलाई जाती है मेरी होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी। दूसरी कंपनी है, उसमें मेरे 51% शेयर्स है, मतलब 50 से ज्यादा परसेंट शेयर मेरे हैं, तो उसको बोले पार्टली ओनर्ड सब्सिडरी। तो अगर आपकी कोई भी कंपनी है जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स आपके हैं, आप इतना याद रखो, अभी डिटेल में तो और इंट्रिकेसी निकलती है, तो इतना याद रखो, अगर किसी कंपनी के मेरे पास 50% शेयर्स है, उससे ज्यादा शेयर्स है, तो मैं काइंड ऑफ उसका मालिक हूं, बिकॉज कंपनी में डिसीजन वोटिंग से होती है। तो 50 से ज्यादा परसेंट शेयर अगर मेरे हैं, जब असेंबली में भी देखते हैं, इलेक्शन में भी देखते हैं, तो जिसके पास 50% से ज्यादा सीट्स आ रही है तो वो जीतता है, तो बोलते हैं हुकूमत उसी की है। उसको हो सकता है कि वोट 51% ही मिलती है, बट हम क्या बोलते हैं कि ये मेजॉरिटी में है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर आपके पास है, तो वो कंपनी के मालिक आप भी कहलाए जाओगे, तो आप उसके कहलाए जाओगे होल्डिंग, वो आपकी कहलाई जाएगी सब्सिडरी। आप हो गए उसके बाप काइंड ऑफ, तो उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी, और वो दूसरी कंपनी आपकी होगी सब्सिडरी कंपनी। जेवी का मतलब क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या है? दो या दो से ज्यादा बंदे हैं जो मिलके चला रहे हैं इस चीज को। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देयर इज दिस कंपनी इंडियन अदानी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अदानी के 50% शेयर्स है, 50% शेयर्स हमारे पास है, इंडियन ऑयल के पास, तो नाम दिया इंडियन ऑयल अदानी प्राइवेट लिमिटेड। तो दिस इज जेवी ऑफ इंडियन ऑयल एंड अदानी, जिसमें अदानी का आधा हिस्सा है, हमारा आधा हिस्सा है। टिपिकल व्हाट वी से पार्टनरशिप, दैट इज जेवी। एसोसिएट मतलब कि मेरा जेवी नहीं है, मेरा सब्सिडी है, बट मेरे पास 20-30% उसके शेयर्स है, तो वो मेरा एसोसिएट कहलाता है। तो इन कंपनीज के जो पेरेंट्स होंगे, सब्सिडी होंगे, एसोसिएट जेवी होंगे, सिंस एक कंपनी अब इनकी ग्रुप में ये बन गई कि जिसको इंडियस कंप्लाइंट करना है, तो बाकी सबको भी इंडियस के हिसाब से बैलेंस बनाए। तो ये नहीं होगा कि एक इंडियस के हिसाब से बना रहा है, सब्सिडी इंडियस के हिसाब से नहीं बना रहा है, सबको एक साथ बनाना पड़ेगा। एक हफ्ते सलाह के बाद इन्हें क्या बोला कि अब जो लिमिट है, वो लिमिट होगी अब 250 करोड़। तो 250 करोड़ से ज्यादा जिसको भी है, अब उसके लिए मैंडेटरी हो गया अनलिस्टेड में, लिस्टेड वालों को तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। इसके बाद एक एसएमई एक्सचेंज होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, वो नॉर्मल हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। बट कुछ कंपनी होती है जो इन मेन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज करके, उस पर लिस्टेड अगर है, तो वो हम लिस्टेड नहीं मानते हैं फॉर द मैटर ऑफ इंडेक्स, तो उनके लिए इंडेक्स मैंडेटरी नहीं है। बट अगर वो भी इंडेक्स कंप्लाइंट बैलेंस शीट बनाना चाहता है, वेल एंड गुड। और वंस आपने डिसाइड किया कि आप इंडेक्स के हिसाब से बनाओगे, फिर ऐसा नहीं है कि अगले साल आप बोलोगे कि आप इंडेक्स के हिसाब से नहीं बनाओगे। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी थे, 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क थी, तो आपने इंडेक्स कंप्लाइंट बैलेंस शीट बना दी, अगले साल आपकी नेटवर्क 250 करोड़ से कम होगी, तो क्या आप इंडेक्स नहीं बनाओगे? आंसर तो एक बार बना दिया, फिर हमेशा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इंडेक्स, जो आपको पता होने चाहिए। ये नोट्स ही मैं आपको एज इट इज शेयर करूंगा। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखा दूंगा अभी, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बस मुझे बताओ, आपको कुछ दिख रहा है अभी स्क्रीन में? क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी? एनुअल रिपोर्ट्स।
किसी का कोई डाउट जब तक ये ओपन हो जाए? कंपनीज अपनी एक एनुअल रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देते हैं शेयर होल्डर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको, प्लस बाकी जो कंपनी की मेन मेन चीजें होती हैं वो भी वो इसमें बताते हैं, ताकि इस बेसिस पे जो शेयर होल्डर्स है वो अपना डिसीजन ले पाए, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है वो डिसीजन ले ले, जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले ले, लेंडर्स जो है वो डिसीजन ले ले, उन सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। ये इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट कंपनीज इशू करती है। इट्स टेकिंग सम टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड इशू। आई गेस 1 मिनट और लगेगा इसको लोड होने में। तब तक किसी का कोई इस चैप्टर को लेके डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। अभी हमने एक ही टॉपिक किया अपने सिलेबस का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के नोट शेयर करूंगा, बट आपको सिर्फ रिलेवेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वही पढ़ना है। उसमें से अलग, जैसे आई गेस इखलास वाज दिस पर्सन जिसने आज ग्रुप में नोट शेयर किए थे, जिस तरह से उसने बनाए थे उसी तरह से आपने नोट बनाए। ज्यादा डिटेल में आपको इस स्टडी मटेरियल को पढ़ के टाइम जाया नहीं करना है। बट सिंस मेरा ये, मैं इतना ही नहीं देख रहा हूँ कि मुझे आपको 10+2 कॉमर्स लेक्चरर में एग्जाम में पास कराना है, बट मेरा ये है कि कल को आप किसी हायर सेकेंडरी में लेक्चरर होंगे और वहां से आपको जम्मू कश्मीर की क्रीम खड़ी करनी है कॉमर्स में। तो दैट्स व्हाई आई फील कि कुछ और नॉलेज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो मुझे ऐसा लगता है यूजुअली वहां पे एकेडमिक्स में शेयर नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई मैं कुछ डिफरेंट भी पढ़ाता हूँ अदर देन दैट जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कंपनी बेसिक बेसिक बता दिया है कि क्या क्या है हमारा, इसमें आपको सब मिलेगा। अभी आपको नहीं पढ़नी ये सब चीजें, अभी तो आपका एग्जाम है, बट मैं डायरेक्टली उस पर आ जाऊंगा जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो मुझे आपको दिखानी है। देखो कंपनी क्या क्या डिटेल्स देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बता दी है, आगे स्क्रीन आपको दिख रही है। ठीक है, इनके फुल टाइम डायरेक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखो ये मैं जूम करूंगा, इंडियन ऑयल एज अ ग्रुप जो है इन्होंने बता दिया कि देखो हमारी सब्सिडरीज कौन सी है। ठीक है, इंडियन इंडियन सब्सिडीज कौन सी है, सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये इंडियन ऑयल की सब्सिडी है, मतलब इसमें इंडियन ऑयल के शेयर्स 50 या उससे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, आईओसी ग्लोबल कैपिटल मार्केटिंग आईएफएससी लिमिटेड। उसके बाद क्या है, टेरा क्रेन लिमिटेड और मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड। ये चार इंडियन ऑयल की इंडिया की सब्सिडी है। फॉरेन में इंडियन ऑयल की सब्सिडी है, मतलब बाहर, इंडिया से बाहर भी हमने ऐसी कोई कंपनीज बना दी है जिनके 50% से ज्यादा शेयर हमारे पास है। इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड, इंडियन आयो लंका आईओसी, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, लंका आईओसी जब श्रीलंका में मैच होती है वो हमारी अपनी कंपनी है, तो वहां पर भी हम पेट्रोल डीजल ये सब कुछ बेचते हैं। ये आईओसी मिडल ईस्ट एफजाई यूएई में हमारी सब्सिडी है, स्वीडन में है, यूएसए में है, नीदरलैंड में, सिंगापुर में। तो ये ऐसी कंपनीज है जिनके 50% से ज्यादा शेयर्स हमारे पास है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी सब्सिडीज होगी। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या है, जिसमें हम और दूसरी पार्टीज बराबर के शेयर होल्डर है। ठीक है, 50-50% या 33-33-33%। एवी ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसके हमारे दूसरे पार्टनर कौन है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, और इसमें हमारे पार्टनर कौन है, एक नेदन बीवी नीदरलैंड्स है और बावन लावरे कंपनी लिमिटेड। कावेरी बेसिन प्राइवेट पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसमें सीपीसीएल है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई, ये सब है। दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी, आपने देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट में कहीं पे वो इंडियन ऑयल की वो लगी होती है, टैंकेज लिमिटेड, जो तेल भरती है पेट्रोल उसमें, तो उसके लिए हमने अलग से कंपनी बना दी है, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी लिमिटेड। इसमें क्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल है, ये हम तीन इसमें जेवी पार्टनर है। जीएच4 इंडिया, ग्रीन गैस, जीएसपीएल, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें हम कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये मेरा आपको बताना था, ये जेवी थे। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, तीसरी चीज एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या है, भाई पूरा 50-50 नहीं है, थोड़े कुछ शेयर हमारे पास उन कंपनीज के हैं, उनको एसोसिएट बोलते हैं। एसोसिएट की डिटेल यहाँ पे इनने अभी नहीं दी है। उसके बाद हमने क्या बोला और चीज, बस मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो मुझे जरूरत लग रही है। परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो मैं अभी आपको बैलेंस शीट ही दिखाऊंगा पूरी।
बस 2 मिनट वेट करना आप लोग, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बट जो दूंगा नॉलेज इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, जब आपके ऑडिटर्स होते हैं, जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है तो हमारे 4 स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, हंडेलवाल जेन एंड कंपनी, केजी सोमानी, एसआरबी एसोसिएट्स एंड पमंडूर एंड कंपनी। तो ये ऑडिट रिपोर्ट देते हैं आपने, आपको पता है शेयर होल्डर्स के लिए जो जो कंपनीज होती है इनको एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होता है, हमारे ये 4 स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, इन्होंने हमारा ऑडिट किया होता है, उसके बाद ये ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, ओपिनियन दे दी, वी हैव ऑडिटेड द अकाउंटिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन ऑयल। स्टैंड अलोन क्या है? आईओसीएल का, जो आईओसीएल है उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? आईओसीएल प्लस इसकी सारी सब्सिडीज प्लस इसका जेबी का हिस्सा प्लस इसका एसोसिएट का हिस्सा, उसको जब हम पूरा बना देंगे तो वहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है वो कंसोलिडेट होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग से उसमें टॉपिक दे दूंगा। तो इसमें इन्होंने भी बताया कि ओपिनियन देते, इन आवर ओपिनियन, अगर आपको थोड़ा मैं जूम करूंगा, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid stand-alone financial, stand-alone मतलब IOCL का बैलेंस शीट क्या है? Give the information required by Companies Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS specified under Section 133 or read with the Companies Indian Accounting Standards Rule 2020-2015 as amended other accounting principles generally accepted in India of the state of the affairs of the company as at 31st March 2024 and total comprehensive income। तो इस बेसिस पे ये बता रहे हैं कि यार हमने इनका ऑडिट किया और हमारे हिसाब से इन्होंने ठीक 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 काम कर, मतलब इन द सेंस जो ये बैलेंस शीट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये सच बोल रही है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ ये बोल रहे हैं, प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट फालतू में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने रिपोर्ट दी थी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर ये कुछ और डिस्क्लोजर भी होते हैं, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हो। अब देखो ये आ गया हमारी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हमने क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने क्या करना होता है? इस साल की फिगर भी बोलनी होती है और कंपैरेटिव फिगर लास्ट ईयर की, इंडेस बोलता है कि आप जब बनाओगे इस साल की तो दोगे दोगे, कंपैरेटिव फिगर लास्ट ईयर की दोगे, ताकि जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड कर पाएगा कि यार ये सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे। तो उसमें आपका फॉर्मेट क्या होता है? आपने देखा होगा अभी एकेडमिक्स में आप बैलेंस शीट टी फॉर्म में बनाते हैं, बट जो कंपनीज एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 है, क्या है कंपनीज एक्ट में? शेड्यूल शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 बोलता है कि आपको ये फॉर्मेट है, कंपनी को बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनानी है। शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, पहले आप एसेट्स दिखाओगे, नॉन करेंट एसेट और वर्टिकल फॉर्म में बनाओगे। किस फॉर्म में बनाओगे? वर्टिकल फॉर्म में बनाओगे। वर्टिकल फॉर्म मतलब ऐसे बनाओगे। उधर हम क्या पढ़ते थे? उधर हम कुछ ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पे एसेट्स होते थे, यहाँ पे लाइबिलिटीज होते थे, यहाँ बोला नहीं ऐसे नहीं बनाओगे, वर्टिकल फॉर्म में आप बनाओगे। आई होप आपने ये शेड्यूल भी पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो इनके नॉन करंट एसेट में भी क्या आया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, यहाँ पे इसका नोट होता है, नोट में पूरी डिटेल में कहानी लिखी होती है। लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इस तरह से इनका ये सब डिटेल में आ रहा है। इस तरह इनके करंट एसेट, इन्वेंट्रीज इनकी यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल जो डेटर हम बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, लोन्स, ये सब चीजें आकर के टोटल इनका आ गया ये। और ये आ गया एसेट हेल्ड फॉर सेल, मतलब वो एसेट जो आप इनको बेचने हैं। ठीक है, इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर लिक्विडिटी, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, उसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ गई, बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और इस तरह से फिर आपका ये टोटल बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाता है। आपका टोटल एसेट्स आपके इतने आ गए और यहाँ पे फिर करंट लाइबिलिटीज आ गई और ये पूरा मैच हो गया। ठीक है, और ये सब लोगों के साइन वाइन वो सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये यहाँ पे क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से कितना सेल किया है, जिसको हम सेल बोलते हैं। देखो हमारी सेल देखो कि कितनी है, 8,66,345 रुपीज, नहीं करोड़।
इतनी हमारी सेल है, गिन लो दोबारा से, 8,66,345 करोड़। पता है कितना होता है ये? कितना फिगर होता है ये? देखिए इतनी इतनी फिगर कभी लाइफ में? बताओ जल्दी। इसको ऐसे रीड करो, जैसे ये है ना, 934,952.66, इसको करो 9 थ्रू 5, 1 2 3 4 5 6 7। इतनी हमारी सेल है, इतनी सेल है हमारी 22-23 में। बट सिंस वो बहुत ज्यादा होता है तो हमने राउंड अप किया करोड़ में, कि इतने करोड़ है, इतने रुपीस नहीं, इतने करोड़, आगे में 7 जीरो और रख लो। ठीक है। इसके बाद फिर क्या किया हमें? ये फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के हिसाब से, जिस हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, पीएनएल बनाना होता है। ठीक है। तो इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अदर कोई इनकम आ गई, उसके बाद एक्सपेंसेस आ गए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमर, एक्साइज ड्यूटी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेट नेट करके हमारा फिर आ गया टोटल एक्सपेंस इतना। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आया बिफोर टैक्स वो था 52,000, और आफ्टर टैक्स जो हमारा प्रॉफिट आया वो था 39,618 करोड़। इतना हमारा प्रॉफिट था, इतना रुपीज नहीं, इतना करोड़ हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट था। उसके बाद ओसीआई होता है, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा, अभी आपके एग्जाम के लिए वो इररिलेवेंट है। ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। उसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th में पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर देना होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन चेंज इक्विटी, बिकॉज जो कंपनीज होती है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो 4 चीजें होती है, 4 चीजें कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। क्या क्या? ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। एक कंपनी को सेक्शन 129 बोलता है कि एवरी कंपनी हैज टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है नोट करो। एक आता है बैलेंस शीट, जो हमने देखा ऊपर। दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो इंडियन ऑयल का हमने देखा, इन्होंने ये चारों चीजें दे दी थी। अब आता है नोट्स टू अकाउंट्स। अब याद करो, जब मैंने आपको AS1 बोला था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको आप डिस्क्लोज करो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट हमने दिया मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेन मेन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने क्या क्या रखी है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट हमने क्या किया, इंडियस का पालन कर दिया है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्सपेंस के लिए हमने क्या किया, कैपिटल स्टोर्स के बारे में हमने क्या किया, पीपीई के बारे में हमने क्या पॉलिसी रखी है, लीजेस के बारे में हमारी पॉलिसीज क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए हमारी पॉलिसी क्या है। तो मेजर मेजर पॉलिसी जो हमारी होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स जो है, इसके लिए हमारी क्या पॉलिसी है, लॉयल्टी पॉइंट्स का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हमने क्या क्या पॉलिसी फॉलो कर दी है, डेवलपमेंट स्टेज में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन फेज में क्या करते हैं। तो इस सब चीजों के लिए नॉर्मली जहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती है, हमने क्या पॉलिसी कर दी है वो हम बोलते हैं, ताकि हमारे शेयर होल्डर को क्लैरिटी मिले कि यार इन्होंने क्या किया है। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं लिखेंगे तो उनको जज करना पड़ेगा ना भाई, अगर ये किया होता तो क्या पता ये किया है, क्या करके इतना प्रॉफिट आया, वो बताना पड़ता है। ठीक है। फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स जो ऊपर एक फिगर आई थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,77,000 करोड़, उसका पूरा डिटेल देते हैं। उसमें फ्री होल्ड लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्लांट इक्विपमेंट कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट कितना है, फर्नीचर कितना है, रेलवे कितना है, ड्रेनेज कितना है, ये सब पूरा डिटेल देते हैं कि शेयर होल्डर को पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर उधर बैलेंस शीट में डालते, वहां पे क्या पता खिचड़ी पक्की कुछ समझ नहीं आता है, तो उसको क्लियर रखने के लिए हमने फिगर दे दी, नीचे नोट दे दिया कि अगर आपको डिटेल में जाना है तो नोट 2 में जाओ, वहां पे आपको डिटेल में ये चीजें मिलेगी। वो भी हमने प्रीवियस ईयर की फिगर भी दे दी। उसके बाद नोट 2 में प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में और डिटेल में देगा, अगर कोई मेरी जॉइंटली कंट्रोल एसेट है, मेरा ही नहीं उसके साथ किसी और कंपनी का भी कुछ हिस्सा है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि कुछ जगहों पे हमारे बिल्डिंग्स है, लैंड है, जो जिसमें हम भी मालिक है, एचपीसीएल भी है, बीपीसीएल भी है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया किस तरह से ये कंपनी फिर इंडियस कंप्लायंट बैलेंस शीट्स बनाती है। ये स्टैंडर्ड रूल था। और जब अब इंडियन ऑयल एज अ ग्रुप सारा बनाऊंगा, जिसमें मैं अपनी सब्सिडीज भी ले लूंगा और जेवीज भी लूंगा, वो कैसे कंसोलिडेशन करते हैं, आई गेस वो भी आपका एक टॉपिक है, उसमें मैं थोड़ा बताऊंगा डिटेल में, तब दोबारा से वो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड किसी साथी को कुछ बताना है तो वो अनम्यूट करके बता सकता है, नहीं तो हम सेशन को कंक्लूड कर देंगे।
और मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोगों का जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसमें एक टॉपिक है सबसे पहले जो था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो क्या आप उस पे दोबारा से लेक्चर चाह रहे हो कि जो मैंने 11th के लिए रिकॉर्ड कर दिए थे उससे काम चलेगा? जल्दी बताओ मुझे, इसके लिए प्लीज अनम्यूट कर दो। जल्दी बताओ, क्या उस पे लेक्चर चाहिए? फिर मैं कल वही पढ़ाऊंगा, जल्दी बताओ मुझे। उस पे भी लेक्चर चाह रहे हो अलग से कि सर लाइव सेशन में पढ़ेंगे दोबारा से? अगर वही करना है तो कल लेक्चर, कल फिर उसी का लेक्चर रखेंगे। जल्दी बताओ, अनम्यूट करो, बताओ कितना ही टाइम लगेगा इसमें बोलने में। क्या आप चाह रहे हो तो उस पर भी लेक्चर्स दे दें अलग से? आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर जीशान बोल रहा है, यस 11th सर। वाला। अनुराधा जी बताइए। सर 11th के जो आपने करवाया है वो वही ठीक है ना? वो वही ठीक है। ठीक है, और कोई साथी का कुछ और? बाकी अनुराधा ने बोला चलेगा 11th वाला, शबीर बोल रहा है कि, जीशान बोल रहा है कि सर दोबारा से करा लो। बाकी साथी भी बता दो। चलो मैं ग्रुप में पोल डालूंगा, वहां पे बताना है क्या करना है, अकाउंटिंग कंसेप्ट करना है कि नया टॉपिक कर लें फिर, ठीक है? चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर।